जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं इशार अहमद आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं। और इस दरोगा बैच में हम भारतीय भूगोल पढ़ रहे हैं और अरविंद सर आपको पढ़ा रहे हैं भारतीय इतिहास। तो आप अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखे होंगे, आशा करता हूं मैं। तो अब इस क्रम में जैसे कि हम फिजिकल डिवीजन पढ़ रहे हैं, फिजिकल डिवीजन में सबसे पहले हमने जाना कि आखिरकार भारत में ये जो भू आकृतियां हैं, जो पर्वत है, पठार है, मैदान है, वो आखिरकार क्यों है, उसका अध्ययन किया, जिसे हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद हमने हिमालय का अध्ययन किया, फिर उसके बाद हमने भारतीय मैदान का अध्ययन किया और आज हम प्रायद्वीपीय भारत के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सभी अपने सामने एटलस रख लें, सभी तत्पर रहें, सजग रहें और समर्पित रहें अपने पढ़ाई को लेकर। तो मेरे प्रिय साथियों, इस पॉजिटिविटी के साथ हमारे ये क्लास का सत्र प्रारंभ होगा। तो आइए, लेखक कहता है, अगर अब भी आपका खून नहीं भड़का तो यह आपकी रगों में बहता पानी है, रंगों नहीं होगा, रगों में बहता पानी है। अगर यह मातृभूमि के काम ना आए तो जवानी का जोश कैसा। किसने कहा है? तो चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा है। तो मेरे प्रिय साथियों, जिस प्रकार से आपका सपना है कि हमारे शरीर में वर्दी चढ़े, तो अपने सपने के लिए बिल्कुल पढ़ाई की कंसिस्टेंसी जारी रखें, थोड़ा बहुत फिजिकल करते रहें, मतलब अपने बॉडी के फैट लेवल को घटाएं, स्ट्रेंथ बढ़ाएं, थोड़ा हल्का रनिंग करें, जिससे कि आपको फिजिकल करने में आसानी होगी। ठीक है, उसके भी वीडियो मैं लेकर आऊँगा, लेकिन अभी हम पढ़ाई कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो आज मैंने बताया कि भारतीय भूगोल के क्रम में भौतिक विभाजन में हम प्रायद्वीपीय भारत का पठार पढ़ेंगे। एकदम सिंपल वे में पढ़ेंगे, साधारण वे पे पढ़ेंगे। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है प्रायद्वीपीय भारत, इसकी आकृति अगर आप देखें तो अनियमित त्रिभुजाकार स्थिति में, कैसी, ट्रायंगल शेप में जो है मेरे प्रिय साथियों, आपको ये प्रायद्वीपीय भारत दिखाई देगा। अनियमित इसलिए कहा मैंने कि आप इसको प्रॉपर ट्रायंगल नहीं कह सकते। जैसे ये दिखाई दे रहा है आपको इस प्रकार से, ऐसे प्रायद्वीपीय भारत का पठार आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर हम पठार की बात करें तो पठार ऐसे भूभाग को कहा जाता है जो पर्वत से कम और मैदान से ऊंचा हो, जिसकी आकृति उठी हुई एवं ऊपर से समतल हो। प्रायद्वीपीय भारत का पठार है वो। ठीक है, अगर इसका ढलान अगर बोले मेरे प्रिय साथियों, तो इसका ढलान जो है वो आपका पूर्व भाग में इसका ढलान है। कैसा ढलान है? तो पूर्व की ओर इसकी ढलान है। अब इसके पूर्व की ओर ढलान अगर हम देखें तो ये कैसे हम अनुमानित करते हैं, क्योंकि मेरे प्रिय साथियों अधिकतर नदियां जो हैं वो पूर्व की ओर विसर्जित होती है, मतलब बंगाल की खाड़ी, या जिसे हम इंग्लिश में बे ऑफ बंगाल कहते हैं, उसमें जाकर ये विसर्जित होती हैं। तो आकलित भी किया जा सकता है और ऐसा है। लेकिन अपवाद स्वरूप नर्मदा और ताप्ती, जो कि अमरकंटक से निकलती है मैकल श्रेणी से और जाकर अरब सागर में अपना जल विसर्जित करती है, उसी प्रकार से ताप्ती नदी मिलेगी विंध्य पर्वत श्रेणी के नीचे, ये जाकर अरब सागर में, मतलब कि अरब सागर में जाकर ये गिर जाती है। ठीक है, तो मेरे प्रिय साथियों ये इसलिए गिरती है क्योंकि ये भ्रंश द्रोणियों में बहती है। जैसे कि मैंने बताया था कि सिल्यूरियन टाइम पीरियड से इसका निर्माण चालू हो गया था और जो है ये दो अभिसारी प्लेटों के एक दूसरे के परस्पर खिसकने के, या एक दूसरे के जो है आप कहा जा सकता है कि परस्पर तनाव बल लगने से जो है इसका भ्रंश द्रोणियों का निर्माण हुआ। ये दो अभिसारी प्लेटें हैं, ये एक दूसरे के विपरीत बल लगाते हैं और नीचे वाला भाग जो है धंस जाता है और ज्वालामुखी उत्सर्जन की वजह से ये भाग जो है क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है, जो कि भ्रंश द्रोणियों के नाम से जानी जाती है। ये भ्रंश द्रोणियों में बहने वाली नदी नर्मदा और ताप्ती है, और तीसरी नदी जो कि है आपका दामोदर नदी। इन सभी चीज़ों के बारे में हम अध्ययन करेंगे एक एक करके। तो अगले स्लाइड में आपको ये क्रम दिखाई देगा, मैप में भी बताऊंगा और साथ ही साथ आपको क्या बताऊंगा कि कहाँ कहाँ ये स्थित है। ठीक है, चलो
पहला क्या कहा मैंने कि इसकी आकृति कैसी है, अनियमित त्रिभुजाकार। जैसे कि आपने प्रायद्वीपीय भारत को देखा, इस प्रकार से प्रायद्वीपीय भारत है, इसकी आकृति अनियमित त्रिभुजाकार में फैली हुई है, जो कि राजस्थान से कन्याकुमारी तक और आपका इधर आपका हजारीबाग या कहा जा सकता है असम तक, सॉरी आपका मेघालय तक के जो है आपका गारो खासी जयंतिया तक फैला हुआ है। ठीक है, उसके बाद प्राचीन भूभाग है। जैसा कि आप सभी को पता है कि टर्सरी टाइम पीरियड में जैसे कि आपने पहले पढ़ा कि टर्सरी टाइम पीरियड में यूरेशियन प्लेट से आकर जो है ये गोंडवाना लैंड का आपका भाग टकराता है और हिमालय का निर्माण होता है। लेकिन गोंडवाना लैंड का पार्ट पहले से कौन सा था, तो आपका हमारा प्रायद्वीपीय भारत का पठार। अगर जो बच्चा पहली बार देख रहा है तो उसे एक बार और समझा दूं और आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। तो मेरे प्रिय साथियों यहाँ देखिएगा कि क्या मैंने कहा है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि पृथ्वी पहले दो भूभागों में विभक्त थी। ठीक है, एक भाग जो था वो पेंजिया कहलाता था और एक जो जल वाला या सागर वाला भाग था उसे कहा जाता था पेंथालासा। क्या कहा जाता था? पेंथालासा। ये पेंजिया का विभक्तिकरण होता है कार्बोनीफेरस टाइम पीरियड में, जो कि दो भागों में विभक्त हो जाता है। एक का नाम था अंगारा लैंड और एक का नाम था गोंडवाना लैंड। ये गोंडवाना लैंड का ही भाग जो था हमारा कौन सा था, एतियाना बाबू? ठीक है, हमारा इंडियन प्लेट। और यही इंडियन प्लेट जो है उत्तर की ओर खसकता है और जाकर किससे मिल जाता है टर्सरी टाइम पीरियड तक, तो अंगारा लैंड से या यूरेशियन प्लेट से। तब हिमालय का निर्माण होता है। और अगर आप पहले से देखेंगे, जो पहले से विद्यमान था वो था हमारा गोंडवाना लैंड का प्रायद्वीपीय भारत, और नया जो बना यूरेशियन प्लेट से टकराकर तेथिस सागर के गर्भ से, वो था हमारा हिमालय पर्वत। तो मेरे प्रिय साथियों, आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ये सबसे कौन सा भाग है, प्राचीन भूभाग है। इस पठार की उत्तरीय सीमा अरावली पर्वत श्रेणी है, जैसे कि मैं आगे में बताऊंगा। फिर उसके बाद विंध्याचल सतपुड़ा पहाड़ी स्थित है उत्तरी भाग में। अगर हम देखें आसान से एक नक्शा बनाकर, इस प्रकार से हम भारत बना लेते हैं, तो यहाँ इसके उत्तर में विंध्याचल है, अरावली पर्वत श्रेणी है और इसी के नीचे में है सतपुड़ा के घने जंगल और बड़े अनमने जंगल। ठीक है, उत्तर से दक्षिण का विस्तार इसका 16 किलोमीटर है और पश्चिम से पूर्व का विस्तार 1400 किलोमीटर है। जैसे कि आप जान सकते हैं कि इसका उत्तर से दक्षिण का विस्तार है 1600 किलोमीटर और पश्चिम से पूर्व का विस्तार है 1400 किलोमीटर लगभग। ठीक है मेरे प्रिय साथियों, अगली बात करें कि इसकी प्रसिद्ध नदियां। मैंने बताया कि इसकी पूर्व की ओर ढाल होने की वजह से महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसे अन्य बहुत प्रमुख नदियां जो है वो जाकर गिरती है बे ऑफ बंगाल में और इसका ढाल पूर्व की ओर प्रदर्शित करती हैं। वैसे ही नर्मदा और ताप्ती नदी के बारे में हम अध्ययन कर लिए कि ये रिफ्ट वैली में बहती हैं और ये जो है आपका अरब सागर में अपना जल विसर्जित करती है, अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, याद रखिएगा कि प्रायद्वीपीय भारत के इन एक एक पॉइंट्स को, एक एक पर्वत पठारों को हमें पढ़ना ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है और जान के हमें याद करना भी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न की संभावनाएं सबसे ज़्यादा होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ें, चलो। जैसा कि हम इसे अलग अलग भाग में पार्ट वाइज डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, मध्यवर्ती उच्च भूमि से तात्पर्य अरावली पढ़ेंगे, मालवा का पठार पढ़ेंगे, बुंदेलखंड पढ़ेंगे, विंध्य पर्वत और बघेलखंड होगा। ये क्या होगा? बघेलखंड, है ना, बघेलखंड का पठार। वैसे ही दक्कन के पठार के अंतर्गत सतपुड़ा पठार, महाराष्ट्र पठार, कर्नाटक पठार, तेलंगाना, तमिलनाडु, उड़ीसा, महानदी बेसिन की चर्चा करेंगे। पूर्वी पठार में छोटा नागपुर पठार और मेघालय पठार पढ़ने के बाद पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का भी अध्ययन कर लेंगे इस क्लास में। तो क्लास शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। ठीक है, एक एक चीज़ आप नोट बनाते हुए चलेंगे। मेरे प्रिय साथियों, अब है हम स्टार्ट करते हैं अपना क्रम। जैसे कि मैंने बताया कि प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर में अरावली, विंध्य और सतपुड़ा स्थित है और इसकी कहानी मैंने जियोलॉजिकल टाइम स्केल में आप सभी को बताया था कि मेरे प्रिय साथियों कि एक टाइम ऐसा था जिसका नाम था सिलुरियन टाइम पीरियड में हुआ ये
कि आपस में प्राचीन प्रोटो कॉन्टिनेंट्स टकरा रहे थे। किस प्रकार से टकरा रहे थे मेरे प्रिय साथियों, यहाँ हम एक नक्शा बना लेते हैं। ये एक समय काल था जब जो दो भाग थे पृथ्वी के, एक सागरीय भाग और एक भूभाग। इस भूभाग में जो ये भूभाग वाला भाग है, इसमें भी हमारा भारत कहीं ना कहीं विद्यमान रहा होगा। इसी भूभाग में प्राचीन प्रोटो कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से कहीं संपीड़न बल लग रहा है, कहीं तनाव बल लग रहा है, कहीं संपीड़न बल लग रहा है, कहीं तनाव बल लग रहा है, कहीं संपीड़न बल लग रहा है, कहीं तनाव बल लग रहा है। और आपने इस बात को फील भी किया होगा, और जो नहीं फील किया है ईश्वर उसको कभी फील मत करवाए। जैसे कि जीवन में कभी तनाव होता है, तो मान के चलो टूरा टूरी बात कर रहे हैं, ठीक है, फलानीन और ढिकानीन, फलानीन और ढिकाना, ये सर या कहा जा सकता है अलाना और फलाना और ढिकाना, मान लो जी, फलानीन कर रहा हूँ मैं भी ठीक है। देखो ये फलानी है, बाल लंबा है मतलब टूरी, फलानी नाम रख दिया इसका मैं, ठीक है। और ये हो गए ढिकाना, इसका बाल नहीं रखते क्योंकि ये सब कान में बाल झड़ जाता है। इन लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, तेहा बड़े अब्बर सुघर दिखत हस, तय अब्बर सुघर दिखत हस। अब इमन का करत है, तो इमन करत है भैया कि मोला दरोगा बनना है और मोला दरोगिन बनना है, लेकिन जैसे दरोगा दरोगी बनने के लिए आहा तो पढ़ाई करे बर पढ़ी, और पढ़ाई करी हो तो स्टेटस कैसे लगा हा, स्टेटस नहीं लगा हा तो फिर रील कैसे शेयर करी हो, कि मतलब वही सब माया वाले, प्रेम वाले। तो ये सब बंद हो गए। अब बंद हो गई तो टूरी हक खिसियाईस, और टूरी है मतलब फलानी हक खिसियाईस, और फलाना के ऊपर टेंशन चालू। तय पहले मोला रील भेजत रहे हस, अब मोला रील नहीं भेजत हस। टूरा भी कहा थे पढ़ान देना माता, पढ़ूँ तो बन जाऊँ इंस्पेक्टर, तो खुद स्टेटस बन जाबो, खुद रील बन जाबो, समझा था। तो ऐसे कंडीशन में तनाव होते, तनाव बल लगते, तो तनाव बल लगते तो का होते, तो डिप्रेशन आते, ठीक है। तनाव बल लगिस, ऐसे तनाव बल यदि विपरीत दिशा में बल लगिस तो नीचे में डिप्रेशन आ गए, तो यही है का है भ्रंश घाटी। और तनाव नहीं हो ही तो वलन हो ही। वलन का होते भैया, तो वलन होते जब दो अभिसारी प्लेटें एक दूसरे के इर्द गिर्द या आमने सामने बल लगाएं तो बीच वाला भाग का है उठ जाता है, ठीक है। अब मान के चला फलानी न कहिस के तय मोला वैसे मैसेज नहीं करत हस जैसे पहले करत रहे हस, फलाना है कहिस कि मैं एखर बर नहीं करत था, और कहता है डिस्टर्ब हो जावे, तो मन में एकदम प्रफुल्लता आ गए, आहा हा मोर बारे में अतका बढ़िया सोचते हा, तो का करही ओहा, तो हा करही कही ओहा कि भाई तै भी पढ़, अच्छे से पढ़, तो एक दूसरे ला गिफ्ट भेजा थे, और का है तो एक दूसरे बार जो है क्या बोलते हैं सपोर्ट करत है। तो सपोर्ट करने वाला क्या है, एक दूसरे के सामने में ये जो है माया है एक दूसरे के इर्द गिर्द लगा थे, तो वलन हो ही, वलन हो ही मतलब अच्छा रिश्ता बन जाए। तनाव है तो डिप्रेशन हो ही, और वलन हो ही, तो वलन हुआ और क्या हुआ, डिप्रेशन हुआ। तो दो अभिसारी प्लेटें, ये सॉरी आपका अभिसारी प्लेटें बोलता हूँ, तीन प्रोटो कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से थे भारत में, एक था अरावली वाला क्षेत्र, एक था सिंहभूम वाला क्षेत्र, और एक था आपका धारवाड़ वाला क्षेत्र। ये एक दूसरे में क्या हुए, टकराए। तो यहाँ पर जो हुआ क्या हुआ, वलन हुआ, और वलन से क्या हुआ, तो अरावली पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। अब ये इतनी पुरानी घटना है कि पूछो मत, एक दिन का कहानी तो है नहीं, सालों सदियों लग गए, है ना। जैसे मनाने में, बात करने में, अप्रोच करने में साल समय लग जाता है, वैसे ही साल समय लग गया। अब जब साल समय लग गया तो भाई अरावली पर्वत बना। अब उस समय की ये कहानी है रोमियो जूलियट की, तो ये भैया क्या हो गया, सबसे पुराना हो गया। अब पुराना तो हो गया ये सबसे, अरावली पर्वत श्रृंखला दिल्ली से लेकर गुजरात तक के फैला हुआ है, ठीक है। अब पुराना हो गया तो भाई इसमें वेदरिंग होगा, मतलब वेदरिंग इन द सेंस पानी, बारिश, तो धूप, ये सब चीज़ का सामना कर रहा है, ठीक है। टूरा टूरी लोग खुद जानते हैं कितने अच्छे से रिश्ते को बैलेंस करके चलते हैं, है ना। तो बैलेंस करके चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पुराना हो जाएगा, अवशिष्ट हो जाएगा, समझे। तो जितना पुराना उतना अच्छा, ठीक है। तो अवशिष्ट पर्वत बन गया ये। अब ये अवशिष्ट पर्वत बन गया तो इसी को कहते हैं सबसे प्राचीन और अवशिष्ट पर्वत। हो गया कहानी।
कहानी क्लियर हो गया होगा। तो पश्चिम में गुजरात से लेकर उत्तर पूर्व में जो है दिल्ली तक फैला हुआ है 800 किलोमीटर तक। 300 से 120 जो है इसकी लगभग औसत ऊंचाई है। सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर, ठीक है। यही गुरु शिखर आपको यहाँ पर मिलेगा। यहीं पर आपको मिलेगा इसके दक्षिण में जैनियों का दिलवाड़ा मंदिर। सबसे प्राचीन मोड़दार और अवशिष्ट पर्वत बताया वलन से हुआ था, तो मोड़दार होगा। जलवायु विभाजक ये का बोल डाले सर है। देखो मेरे प्रिय साथियों जब दक्षिण पूर्वी मानसून जो है वो भारत में प्रवेश करता है तो अरावली से होते हुए गुजरता है, और गुजरता है तो ये समांतर होने की वजह से यहाँ से दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वो जाकर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश में वर्षा करता है। लेकिन वो इधर मतलब इसके पश्चिम वाले क्षेत्र में, मतलब मारवाड़ वाले क्षेत्र में, जो आपका कहा जा सकता है कि अरावली के जो दक्षिण वाला भाग है ना वो है आपका मारवाड़ वाला भाग, तो पश्चिम वाला भाग जी। अरे बाबू, ये वाला क्षेत्र को मारवाड़ कहा जाता है। तो मारवाड़ वाले क्षेत्र में वर्षा नहीं होती अपेक्षाकृत किससे, तो आपका मेवाड़ वाले क्षेत्र से। तो मेवाड़ वाले क्षेत्र में अच्छी वर्षा होती है लेकिन मारवाड़ में नहीं होती है। क्यों नहीं होती? अरावली पर्वत के कारण, क्योंकि ये समांतर है और यहाँ से जो है दक्षिण पश्चिम मानसून जो है आगे चले जाता है। ठीक है, क्लियर। अरावली पश्चिम की ओर माही और लूनी नदी बहती है ना, दक्षिण पश्चिम से, पश्चिम की ओर से निकलती है। मतलब यहाँ से अरावली और आपका लूनी नदी निकलती है अरावली से, है ना, लूनी और माही नदी जी, अरावली बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये अरावली क्लियर हो गया। देखो मैं बता दिया हूँ सब चीज़ कि इधर वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं, अरावली के पश्चिम वाले क्षेत्र को मारवाड़ और इधर वाले को मेवाड़। मारवाड़ को मेवाड़ से गोरम घाट दर्रा याद रखना। ठीक है, एक प्राकृतिक मार्ग जो एक स्थान से दूसरे स्थान को जोड़ता है, गोरम घाट दर्रा। ठीक है, याद रखिएगा। माउंट आबू मिल गया, यहाँ गुरु शिखर मिल गया 1722 मीटर। ठीक है, चले आगे, चलो। अरावली क्लियर हुआ, इतना ही पूछेगा यहाँ से। अगला है मालवा का पठार। मालवा का पठार मेरे प्रिय साथियों, एवरीथिंग इज ज्योग्राफी। मालवा वाले क्षेत्र में उतना उन्नत कृषि नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये अपने समप्राय मैदान के लिए प्रसिद्ध है। मतलब कि नदियां वहां से मार्ग बहुत बना चुकी हैं प्राचीन स्थिति भूखंड के हिसाब से, लेकिन वो वर्षा उतनी होती नहीं है उस क्षेत्र में। और आपका कहा जा सकता है कि मतलब नॉर्मल वर्षा होती है, लेकिन ऐसे क्षेत्र जैसे पानी को आप बहा दोगे, पानी को जब बहा दोगे तो मिट्टी के ऊपर जो मार्ग बन जाता है, जिस प्रकार से धारदार दिखाई देता है वैसा मैदान है। तो वहाँ पर उतना बैलेंस करने के लिए, कृषि के लिए उतना मतलब सोर्स नहीं है ना, ये माना जा सकता है ना। राजस्थान में हडोती कहते हैं मुख्य रूप से उस क्षेत्र में बलुआ मिट्टी मिलेगी। बलुआ मिट्टी मिलेगी तो ज़्यादा उतना कृषि नहीं होगी। कुछ क्षेत्र में बेसाल्टिक चट्टानें मिलेंगी, लेकिन बेसाल्टिक चट्टानें मिलने से काली मृदा मिलेगी, लेकिन वर्षा उतनी मात्रा में मालवा में पहुंच नहीं पाता। लेकिन मालवा जो है आप ऐसे याद रख सकते हैं ना, काली मृदा मिलेगी। काली मृदा से अगर छोटा मोटा खेती हो गया तो हो गया, ये मालवा वाले क्षेत्र। ठीक है, उतना प्रसिद्ध कृषि यहाँ नहीं होता है। ठीक, मालवा का पठार। फिर उसके बाद क्या मिलेगा आपको? विंध्य पर्वत श्रेणी। विंध्य पर्वत श्रेणी पश्चिम में गुजरात के पश्चिमी भाग, उत्तरी पूर्वी भाग से लेकर पूरा छोटा नागपुर के पैठान झारखंड तक के जो है थोड़ा भाग में फैला हुआ है ना। ये जो है नर्मदा और सोनभद्र के उत्तर में पूरे निरंतर फैला हुआ है। इसके नीचे में आपको नर्मदा नदी मिलेगा। विंध्य पर्वत की खासियत ये है, प्रश्न यहाँ से ये पूछता है कि भारत के उत्तर में स्थित जितनी भी नदियां हैं और भारत के दक्षिण में जितनी भी स्थित नदियां हैं, उन दोनों के बीच का जल विभाजक का कार्य करता है। ठीक है, चूना पत्थर वाला क्षेत्र है, दक्षिण में काफ़ी ढलान है। क्यों है? मान के चलो ये विंध्य पर्वत श्रेणी है और ये दक्षिण में ढलान है खूब सारा। उसके बाद सतपुड़ा श्रेणी मिल जाएगी, और यही वाला जो डिप्रेशन है, ये डिप्रेशन आपका रैंप वैली बोलता हूँ भाई, यही वाला भाग जो है आपका क्या है? रिफ्ट वैली वाला क्षेत्र है। मतलब कि कौन सा वाला भाग है? तो मुख्य रूप से आपका भ्रंश घाटी, भ्रंश द्रोणी वाला भाग है। तो जल विभाजक का कार्य करता है। ठीक है,
दक्षिण में नर्मदा नदी घाटी है जो विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत को अलग करती है। अब नर्मदा नदी यहाँ पास बह रही है मान के चलो, तो ये सतपुड़ा है और विंध्य पर्वत, इसके बीच में क्या है, नर्मदा नदी है। ये क्या कहता है, विभाजक का कार्य कर रहा है। दक्षिण में तीव्र ढाल है, बता दिया हूँ, लाल बलुआ पत्थर, चूना पत्थर मिलेगा। जल विभाजक उत्तर से दक्षिण की ओर की नदियों के लिए जल विभाजक का काम करता है, ठीक है। विंध्य पर्वत कंप्लीट। बुंदेलखंड का पठार, यहाँ तो बताया कि एवरीथिंग इज ज्योग्राफी। बुंदेलखंड वाला क्षेत्र जानते हो, बुंदेलखंड वाला क्षेत्र चंबल वाला क्षेत्र, चंबल नदी है यहाँ की मुख्य नदी। अब ये चंबल वाला क्षेत्र डाकू लोग मिलेंगे यहाँ। क्यों मिलेंगे, क्योंकि ये अपने उत्खाद भूमि के लिए प्रदेश प्रसिद्ध है। ऐसी भूमियां हैं यहाँ, अड्ढा गड्ढा पूरा, वहां पर देखा जाए तो समतल इलाका नहीं है। समतल इलाका नहीं है तो खेती होगा क्या, नहीं होगा। ऊपर से अगर मान के चलो खड्ड महाखड्ड मिल रहा है तो ऐसे मार्ग है, नीचे से आदमी जा रहा है, ऊपर में बैठा हुआ है डाकू, ठीक है। ये पुलिस दरोगा नहीं बन पाया, डाकू बन गया। अब डाकू क्या करेगा, यहाँ से किसी का विवाह हो रहा है, मान के चलो फलानीन का विवाह किसी और से हो गया, फलानीन का विवाह जा रहा है, तो यहाँ से क्या कर दिया, अटैक कर दिया, समझ रहे हो। तो यहाँ मुख्य रूप से जोलन, झांसी, बांदा, दमोह, छतरपुर, पन्ना, मतलब उत्तर प्रदेश का कुछ जिला और मध्य प्रदेश का कुछ जिला। लाल मृदा मिलेगी यहाँ, उतना भी अच्छी तरीके से नहीं है। अपर्दन हुआ है यहाँ पर, है ना, अपर्दन बहुत सारा है। उत्कात भूमि की वजह से इधर क्षेत्र में काफ़ी अपर्दित मृदा है और ये कृषि के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। अब देखो एक समय काल था, क्या था, तो पर्मियन टाइम पीरियड, जब देखा गया कि भारत बना लेते हैं, मिट जा भाई, मिटाल देते हैं, आ जाओ। देखो ये हो गया भारत, ठीक है। अब मान के चलो ये वाला भाग बोला मैं, ये वाला भाग कौन सा है, छोटा नागपुर का पठार। ये छोटा नागपुर का पठार कैसे बना कि इस पर्मियन टाइम पीरियड में इस क्षेत्र में क्या हुआ था, इस क्षेत्र में भ्रंश हुआ था। मतलब इस क्षेत्र में क्या हुआ था, एक दूसरे के विपरीत लगा था बल जमीन में, और यहाँ पर क्या हुआ, भ्रंश हो गया, भ्रंश हो गया। अब भ्रंश द्रोणी बन गई यहाँ से, तो यहाँ पर जितने पेड़ पौधे रहे होंगे, ये पेड़ पौधे क्या है, पेड़ पौधे होंगे मान के चलो इस प्रकार से, है ना। ये पेड़ पौधे जो है इसके अंदर जाके धंस गए होंगे। अब ये क्यों बता रहा हूँ सर, फालतू जबरदस्ती पढ़ा रहे हो क्या, नहीं। अब यहाँ से ज्वालामुखी निक्षेपण हुआ होगा, जब भ्रंश होता है तो ज्वालामुखी निक्षेपण होता है, ठीक है। ज्वालामुखी निक्षेपण भी हुआ तो यहाँ पर कुछ लौह अयस्क जो है देखने को मिल रहे हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, ये छोटा नागपुर पठार का जब विकास हुआ है ना, जब निर्माण हुआ इसका, तो यहाँ भ्रंश भी हुआ, और भ्रंश के साथ साथ यहाँ की जो कहा जा सकता है कि पेड़ पौधे थे, पेड़ थे, वृक्ष थे बड़े बड़े, वो सब नीचे धंस गए। अब ये धंस गए तो भाई वो बाद में निकाले गए, और निकाले गए तो कोयले के रूप में निकाले गए, और जो लावा जो ऊपर में उत्सर्जित हुआ था तो वो लौह अयस्क के रूप में निकाला गया। भारत का सबसे ज़्यादा खनिज जो है वो यहीं देखने को मिलता है, इसी क्षेत्र में, यही छोटा नागपुर का पठार वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो छोटा नागपुर का पठार में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, नक्शा देखो फटाक से, देखो नक्शे में आपको दिखाई दे रहा है, यह क्या होगा भैया, ठीक। देखो यहाँ पर आपको मिलेगा छोटा नागपुर के पठार में रांची का पठार, ठीक है, हजारीबाग का पठार, है ना, बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार का उत्तरी भाग, ये पूरा मिला के छोटा नागपुर का पठार बनेगा। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा प्रमुख खनिज, ठीक है। तो यही दिख रहा है कि सिंहभूम क्षेत्र में भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ, इससे जो है इसका निर्माण हुआ। झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में फैला हुआ है। राजमहल की पहाड़ी, हजारीबाग का पठार, रांची का पठार लोकेट किया हूँ, एटलस निकालो देखो, है ना। दामोदर नदी यही भ्रंश घाटी में बहती है, 25 बार बता दिया हूँ, है ना। पारसनाथ हिल यही है जहाँ पर जो है आपका बौद्ध धर्म से संबंधित, जैन धर्म से संबंधित स्थान है, ठीक है। छत्तीसगढ़ बेसिन तो हम छत्तीसगढ़ में पढ़ेंगे, दंडकारण्य का पठार हम छत्तीसगढ़ में पढ़ेंगे, ठीक है। तो छोटा नागपुर का पठार सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसके लिए हो गया, तो आपका खनिज संपदा के लिए हो गया। और दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से बहने वाली नदी है, जो कि भ्रंश द्रोणियों में बहती है। नदी अपवाह तंत्र में फिर से आएगा। अब आ गए कहाँ, मेघालय का पठार। मेघालय का पठार
आपको देखने को मिलेगा। जो मेघालय का पठार है, गारो, खासी, जैंतिया, ये प्रमुख रूप से जो है प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। अब प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा के बीच का भाग कहाँ चले गए? बीच का भाग कहाँ चले गया? तो बीच वाला भाग मेरे प्रिय साथियों याद रखिए, इसे मालदा धसाव कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? मालदा धसाव। ये वाला भाग धसा हुआ है और यहाँ से जो है चट्टानें उठ के बाहर आई हैं, ठीक है, वही प्लेट टेक्टोनिक की वजह से। तो गारो, खासी, जैंतिया जो है वो प्रमुख रूप से किसका भाग है? तो प्रायद्वीपीय भारत का पठार है, जिसमें आपका जोवाई है, जैंतिया में स्थित कोयला खान, ठीक है, जैंतिया पहाड़ी दिख रहा है, शिलोंग पहाड़ी है सबसे ऊंची चोटी, यहाँ पर जो है नौकरेक मिलेगा आपको, गारो में स्थित गारो की सर्वोच्च ऊंची चोटी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये तीनों याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ के लोग कोयला कैसे निकालते हैं मालूम है? रेट होल खनन कहते हैं। रेट होल खनन मतलब कि यहाँ के स्थानीय लोग गड्ढा खोदते जाते हैं, जमीन के नीचे से कोयला निकालते हैं और उसको बेचते हैं, ठीक है। अब वो मनुष्य निकाल रहा है तो थोड़ा ही बहुत निकाल के बेचेगा, तो उनके जीवकोपार्जन का जो है एक साधन है, तो इसे ही रेट होल खनन कहा जाता है, ठीक है। चलो उसके बाद है आपका, कहाँ आ गए? जुरासिक टाइम पीरियड। जुरासिक टाइम पीरियड, हाँ, जुरासिक टाइम पीरियड को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये उतना समझने योग्य नहीं है, इसको तो बता चुका हूँ, ये ज़बरदस्ती का आ गया है, ठीक है। चलो हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, लेकिन इसे पढ़ना जरूरी है। ये हो गया पश्चिमी घाट और ये हो गया पूर्वी घाट, ठीक है। अब ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की प्रमुख पहाड़ियाँ हैं, जिनको आप जब तक के मैप में बनाओगे नहीं तब तक के याद नहीं होगा, ठीक है। चलो तो यहाँ देखो, हरिश्चंद्र पहाड़ी है, थाल घाट है, भोर घाट है। ये क्या है? थाल घाट और भोर घाट, ये क्या है? महाराष्ट्र में स्थित आपका दर्रे हैं, यहाँ से प्रश्न पूछता है, ठीक है। हरिश्चंद्र की सबसे ऊंची चोटी है कालसूबाई, क्लियर। फिर उसके बाद है आपका महाबलेश्वर मिलेगा आपको, कहाँ? कर्नाटक के पास महाबलेश्वर की पहाड़ी। फिर उसके बाद मालाबार तट मिलेगा आपको, कहाँ? तो केरल और आपका कर्नाटक के पास। नीलगिरी की पहाड़ी, ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को दोनों को मिलाती है, ठीक है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा, 2637 मीटर। फिर उसके बाद नीचे में अन्नामलाई की पहाड़ी मिलेगी, जिसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाई मुड़ी, और अनाई मुड़ी 2695 मीटर भारत की, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। उसके बाद है कार्डमम की पहाड़ी, भारत का सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कार्डमम पहाड़ी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उत्तरी सरकार का तट किसे कहा जाता है? तो आपका कहा जाता है पूर्वी घाट को। पूर्वी घाट मतलब उड़ीसा के तट को। आरोया कोंडा कहा जाता है इस एरिया को, ठीक है। आंध्र प्रदेश का मैदान मिलेगा यहाँ। महेंद्रगिरी मिलेगा आपको उत्तरी सरकार के तट में, है ना, 1501 मीटर पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी। मलयगिरी मिलेगा आपको, उत्तर में जाएंगे उड़ीसा के तो, ठीक है, 1187 मीटर, है ना। उत्कल का मैदान मिलेगा आपको यहाँ पर, उत्कल मैदान कहा जाता है इसको। तो ये आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा, आराम से इसका स्टडी करेंगे और मैप बना के नोट्स बना लेंगे, ठीक है, एक एक चीज़ का। चलो अब हम फटाफट क्या करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। पाल घाट निम्नलिखित में से किसने किसके मध्य है? देखो मेरे प्रिय साथियों, यहाँ पर पाल घाट दिखाई दे रहा है। पाल घाट और ये दो जगह को मिलाता है, और दो जगह कौन कौन से हैं मैं ऑप्शन से ही क्लियर कर देता हूँ आपको। नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ी को एक दूसरे से मिलाता है, ठीक है। नीलगिरी जो कि पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से जोड़ता है, और आपको यहाँ लिखाया हुआ दिख रहा है तमिलनाडु को जो है आपका केरल से जोड़ता है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर को केरल के पलक्कड़ से जोड़ता है, ठीक है। मेरा भी जबान फिसल जाता है, क्लियर। अगला है निम्नलिखित में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सा है? बताओ आंसर फटाक से, कौन सा है? अरावली, ठीक है। चलें आगे। सबसे पहला, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाई मुड़ी है। कौन सा है? अनाई मुड़ी, अनास मुड़ी लिखाया हुआ है, ये गलत होगा, इसको क्या कर लेना? अनाई मुड़ी, ठीक है, अनाई मुड़ी। दोदा बेटा किसका है? तो नीलगिरी चोटी का सबसे ऊंचा चोटी है, ठीक है। चलो ऑप्शन के हिसाब से लगाना। निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। उपरोक्त उच्चावच आकृतियों को पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए सही क्रम में बताइए। देखो झारखंड पीएससी प्री में पूछा था, अब ऐसे पूछेगा तो कहाँ से बता पाओगे जब तक कि मैप याद नहीं होगा। तो बोला था रोज रोज भैया मैं एटलस लेके बैठा हूँ ना जी, ठीक है। चलो मैं बता रहा हूँ।
महादेव सतपुड़ा नहीं पढ़े हैं ना अपन लोग, चलो अभी पढ़ा देता हूं। देखो ये है प्रायद्वीपीय भारत। सतपुड़ा जो पर्वत श्रेणी है वो सबसे पहले है महादेव पर्वत श्रृंखला, ये हो गया आपका महादेव, ये हो गया आपका राजपीपला, और ये हो गया आपका मैकल श्रेणी। ठीक है, मैकल श्रेणी एम लिख दिया हूँ, है ना। तो ये पहले महादेव आता है, फिर राजपीपला, फिर मैकल। ये मैकल से जो है आपका क्या निकलती है, नर्मदा नदी, महादेव पर्वत, है ना। फिर उसके बाद मैकल है, तो ये दूर है इससे, क्या बोल रहा है, पश्चिम से पूर्व, है ना, पश्चिम से पूर्व की ओर बोल रहा है ना। तो पहले है महादेव, फिर मैकल आ गया, छोटा नागपुर का पठार यहाँ स्थित है, सही है क्रम, है ना। पहला, दूसरा और ये तीसरा। खांसी की पहाड़ी तो भाई यहाँ है, गारो खासी जयंतिया, ठीक है। तो ये 4 हो गया, बोला 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 होगा इसका आंसर। देखो कितना जरूरी है ये सब क्रम पढ़ना, ठीक है। निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलान होता है, अभी बताया थोड़ी देर पहले, कौन है, नीलगिरी कौन है, नील और गिरी, ठीक है। आगे बढ़े, चलो अगला है कार्डमम पहाड़ी जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वो कौन सा है, तो केरल और तमिलनाडु, केरल और तमिलनाडु के बीच में स्थित है कार्डमम की पहाड़ी, ठीक है। चलो कोडाई कोनाल किस पहाड़ी में स्थित है, किसमें स्थित है, तो पालिनी की पहाड़ी में, पश्चिमी घाट के पालिनी की पहाड़ी में कोडाई कनाल की पहाड़ी स्थित है। कितना इंपॉर्टेंट है देखो, इसलिए सब क्वेश्चन रखा हूं मैं। महादेव पहाड़ी का भाग है, किसका भाग है, तो महादेव, राजपीपला और मैकल सतपुड़ा के घने जंगल, बड़े अनमने जंगल के भाग है। फटाफट आंसर लगाओ। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो गुरु शिखर, कितना है, 1722 मीटर, ठीक है। किसका है, तो गुरु शिखर। क्लियर, चले आगे। CGPSC ARO APO में पूछा था, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अनाईमुड़ी है, लेकिन ऑप्शन देख के करेंगे। मुकुर्ती, दोदो बेटा, कुद्रेमुख, महाबलेश्वर। बेटा दोदो बेटा होगा इसका आंसर, क्या होगा, दोद्दा बेट्टा दोद्दा बेट्टा, है ना, दोद्दा बेट्टा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। दक्षिण भारत में निम्नलिखित में पूछा है ना, तो ऑप्शन के हिसाब से लगाएंगे, अनाईमुड़ी नहीं दिया है। सतपुड़ा श्रेणी इसके किस भाग में मैकल श्रेणी स्थित है, चलो बताओ, पश्चिमी भाग में, मध्य भाग में, पूर्वी भाग में या मध्य उत्तरी भाग में। आप लोगों के लिए प्रश्न है। हमारा सत्र यहाँ कंप्लीट होता है। वीडियो ला शेयर करना झन भूली हो, है ना। तो इजाजत चाहूँ, जय हिंद, जय भारत।